चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस। सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि मैट्रिसेस होती क्या है। पहले तो समझ लें कि मैट्रिसेस टर्म का मतलब क्या है और हम इस चैप्टर को पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जो इससे रिलेटेड छोटे छोटे से टर्मोलॉजी है पहले उसको समझ लेंगे, ठीक है। तो देखो मैट्रिसेस जो टर्म है, ये पहली बात तो ये मैथमेटिक्स की सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट ब्रांचेज होती हैं उनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ब्रांच ये है मैट्रिसेस, ठीक है। इसका जो यूज है वो क्या है, मतलब जनरल यूज तो इसका ये था, ये मैट्रिसेस टर्म बना कहाँ से था, जब हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते थे क्लास 10th में लेवल पर, आपको याद होगा, तो हम लोग कुछ मेथड यूज करते थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, तो उससे x और y की वैल्यू निकल कर आती थी लीनियर इक्वेशन को। तो उन्हीं लीनियर इक्वेशन को 2 या 2 से ज़्यादा आ जाती हैं, जैसे 3 इक्वेशन आ गई, 4 आ गई, उन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग मैट्रिसेस का यूज करते हैं। हम लोग क्लास 12th में लीनियर इक्वेशन के तीन लीनियर इक्वेशन के पेयर लेंगे और उनको हम लोग सॉल्व करेंगे बहुत ही आसानी से। आप देखोगे मैट्रिसेस का यूज करके हम लोग ऐसा करेंगे, ठीक है। क्या करने वाले हैं, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस। तो सबसे पहले स्टार्टिंग यहीं से हुई मैट्रिसेस की, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने से लेकर बाद में जाकर इसका मैथमेटिक्स की फील्ड में बहुत कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन में भी ये यूज होता है। जैसे जो अकाउंट्स वाले बच्चे हैं वो यूज कहाँ कहाँ करने वाले हैं, सेल्स प्रोजेक्शन, कॉस्ट एस्टिमेशन, एनालाइजिंग द रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। जो स्टैटिस्टिशियन होते हैं वो एक एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मैथमेटिक्स में यूज होता है, ये आपको फिजिक्स में भी देखने को मिलेगा। आपको मैग्निफिकेशन दिखाना हो, रिफ्लेक्शन, किसी भी प्लेन से रिफ्लेक्शन को दिखाना हो, रोटेशन को दिखाना हो, ये जो सारे कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स है ये सब कुछ किसकी फॉर्म में रहता है, मैट्रिसेस की फॉर्म में रहता है, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट टूल है, सिर्फ मैथ्स या फिजिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी और भी जगह पर, इकोनॉमिक्स में, सोशोलॉजी में, मॉडर्न साइकोलॉजी में, इन सभी जगह पर क्या यूज होगा, मैट्रिसेस यूज होगा, ठीक है। तो ये तो हमें पता चलता है कि हाँ इंपॉर्टेंट तो है, तो पढ़ना तो चाहिए। हालांकि क्लास 12th लेवल पर आप उस लेवल पर नहीं पढ़ोगे कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स, ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन मिलेगा आपको, और इंट्रोडक्शन मिलने के बाद आप लीनियर इक्वेशन में उसको यूज करना सीख जाओगे। बस इतना क्लास 12th के सिलेबस में आप पढ़ लोगे, ठीक है। ये बात समझ आ गई। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि मैट्रिसेस होता क्या है। मान लो मेरे सामने बोर्ड पर ये एक इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, इसको ध्यान से देखना। राधा हैज 15 नोटबुक, राधा हैज 15 नोटबुक, ये क्या है, दिस इज अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। एक इंफॉर्मेशन ही तो है क्या, कि राधा हैज 15 नोटबुक। इसको मैंने क्या किया, एक डिफरेंट तरीके से इसको एक्सप्रेस किया, रिप्रेजेंट किया। कैसे किया देखना, यहां पर मैंने एक ब्रैकेट बनाया ये ऐसा, और इसमें लिख दिया 15, ठीक है। और मैंने आपको कहा कि ये जो नंबर इस ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ नोटबुक जो कि राधा के पास हैं, ठीक है। क्लियर हो गई बात आपको, ठीक है। अच्छा, दूसरा फिर से सुनो, किसी ने मुझे इंफॉर्मेशन दी, राधा हैज 15 नोटबुक एंड 6 पेन्स, ठीक है, 15 नोटबुक्स एंड 6 पेन्स। अब मैंने कहा ठीक है, इस इंफॉर्मेशन को मैं रिप्रेजेंट करके दिखाता हूं। तो मैंने 15 लिखा, 6 लिखा और ब्रैकेट बना दिया, बीच में कोई कॉमा नहीं लगाया है, ध्यान रखना, क्या नहीं किया, कोई कॉमा नहीं लगाया है। अब ये जो 15 और 6 हैं, ये मुझे पता होना चाहिए कि यहां पर जो 15 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नोटबुक्स को। 6 जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पेन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मुझे ये पता है तो इससे इस कंप्लीट इंफॉर्मेशन का पता चल जाता है, ठीक है। क्लियर हो गई बात। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो सर, ये जो आप बना रहे हो ये क्या है, तो आंसर है ये मैट्रिसेस हैं। ये क्या है, मैट्रिसेस। अभी इसको मैट्रिसेस ना कहकर मुझे कहना चाहिए मैट्रिक्स हैं। क्या है, मैट्रिक्स। अगर एक मैट्रिक्स हो, ठीक है, तो जस्ट मैट्रिक्स कहोगे। अगर एक से ज्यादा मैट्रिक्स की बात होगी, यानी कि जो प्लूरल टर्म है उसको हम मैट्रिसेस कहते हैं, ठीक है। तो मैट्रिसेस का मतलब समझ गए, एक से ज्यादा मैट्रिक्स की बात है। और सिर्फ मैट्रिक्स का क्या मतलब है, एक सिंगल मैट्रिक्स की बात हो रही है, ठीक है। तो मैट्रिक्स को किस लिए यूज किया जाता है बताओ, तो आंसर है किसी भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए किसका यूज करते हैं हम, मैट्रिक्स का यूज करते हैं। ये तो बहुत छोटी छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, इसी को हम और एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए राधा है और उसकी 2 फ्रेंड भी हैं, ठीक है। उन दोनों के, उनके पास भी कुछ नोटबुक हैं और कुछ पेन्स हैं, ठीक है। अब इस इंफॉर्मेशन को आप लोग चाहो तो ऐसे टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे यहां पर हमने लिख लिया नोटबुक लिखी जाएंगी,
यहाँ पेन लिखे जाएंगे और यहाँ उनके नाम लिख दिए, ठीक है। 15 नोटबुक, 10 नोटबुक, 13 नोटबुक, 6 पेन, 2 पेन, 5 पेन, इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, ये तो टेबुलर फॉर्म है, ये मैट्रिक्स नहीं है, ये क्या है, टेबुलर फॉर्म है। अब मुझे बस क्या करना है, इस इंफॉर्मेशन को एक ब्रैकेट के अंदर, उस ब्रैकेट को भी हम लोग रेक्टेंगुलर एरे कहते हैं। क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर एरे, ठीक है। ये इसको आप रिप्रेजेंट करना हो किसी बच्चे को तो कैसे करेगा, तो आंसर है यहां पर एक रेक्टेंगुलर एरे बनाया, ठीक है, और उसके अंदर 15, 10, 13 ये क्या है, नोटबुक, क्या है, नोटबुक, और 6, 2, 5 ये क्या है, पेन्स। क्लियर हो गई बात, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या ये जरूरी है कि इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जाए, तो आंसर है नो। हम चाहें तो हम एक काम कर सकते हैं, ये जो नोटबुक है उनको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और पेन को उनके नीचे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसा भी तो कर सकते हैं। दोनों ही केस में ये हमें पहले ही बताना पड़ेगा कि कौन सा कॉलम या रो नोटबुक को रिप्रेजेंट कर रहा है और कौन सा कॉलम या रो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए ये वाला जो फर्स्ट कॉलम है ये अभी इस टाइम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आंसर है नोटबुक को, ठीक है। और ये वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो भी पेन्स है, ठीक है। क्लियर बात आपको। इस वाले केस में क्या हो रहा है, यहां पर ये जो रो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, नोटबुक को, इसमें रो से रिप्रेजेंट किया गया नोटबुक, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पेन्स, जितने भी नंबर ऑफ पेन्स हैं, ठीक है। अच्छा, इसी क्या इस मैट्रिक्स से हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो आंसर है यस, मिल जाएगी। कैसे, ये नोटबुक हैं, ये पेन्स हैं, अब साथ में मुझे ये भी लिखना पड़ेगा कि जो भी बच्चे थे, क्या नाम था उनका, राधा, फौजिया और सिमरन, जो भी नाम था उनका, वो भी हमें यहां पर लिखना पड़ेगा। ये आर के लिए है, राधा, एफ फौजिया, और तीसरा क्या था, सिमरन, वॉट एवर जो भी नाम हो उनके यहां पर हमें आर एफ एस ऐसे लिख देना है। अब अगर किसी बच्चे को कुछ भी निकालना, जैसे मैंने पूछा ये 2 बताओ ये क्या है, तो वो कहेगा बच्चा कि ये जो एफ नाम से बच्चा है उसका ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पेन को। बिल्कुल सिंपल है। या मैं कहूं ये 13 क्या है, तो आंसर है ये 13 सिमरन के पास हैं, क्या, नोटबुक, ठीक है। सिमिलरली सेम यहां पर भी आप कर सकते हो, यहां पर आपको ये जो आपने यहां लिखा है, राधा, फौजिया और सिमरन, ठीक है, वो आपने यहां लिख दिया। तो बताओ ये 10 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 10 जो है वो क्या है, नोटबुक, किसके पास, फौजिया के पास, ठीक है। मैं आपसे पूछता हूं, बताओ ये 5 क्या है, 5 क्या है, पेन है, किसके पास, सिमरन के पास। सिंपल है, समझ आ रही बात। तो इस तरह से हम कोई एक बड़ी इंफॉर्मेशन को भी, ये तो बहुत ही छोटी सी इंफॉर्मेशन है, ये पेन्स और नोटबुक की फॉर्म में दिखाया, कितनी भी बड़ी इंफॉर्मेशन हो और बड़ी टेबुलर फॉर्म हो, उसको मैं क्या कर सकता हूं, एक रेक्टेंगुलर एरे के अंदर अरेंज कर सकता हूं, ठीक है। उस रेक्टेंगुलर एरे के अंदर जो मैं अरेंज करूंगा और जो कुछ भी लिखूंगा वो सब कुछ उस रेक्टेंगुलर एरे का क्या कहलाएगा, एलिमेंट। क्या कहलाएगा, एलिमेंट। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए ये देखिए, ध्यान दीजिए, मान लीजिए मैंने यहां पर कुछ वॉवेल्स लिखे, ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। ये क्या हैं, तो किसी ने कहा कि ये वॉवेल्स हैं, ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट में जो वॉवेल्स आते हैं। अब मैंने कहा कि इस इंफॉर्मेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करके दिखाइए, ठीक है। तो किसी बच्चे ने कहा ठीक है कर देंगे, हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे ए, ई, आई, ओ, यू। क्या क्या किया, कॉमा नहीं लगाना है कहीं पर भी, ठीक है। ये इंडिविजुअल एंट्री हो रही है और ये जो इंडिविजुअल एंट्री है ये एलिमेंट है, और जब आप रेक्टेंगुलर एरे के अंदर इसको बंद कर देते हो तो ये आपने बना के क्या तैयार कर दी, तो आंसर है ये हमने एक मैट्रिक्स बना के तैयार कर दी। दिस मैट्रिक्स को जनरली हम लोग कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट करते हैं जनरली, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए कैपिटल ए से, या इसका नाम कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, जनरली हम कैपिटल से ही, लेटर से ही इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। याद रखोगे इस बात को, ओके। क्या इस इंफॉर्मेशन को किसी और तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, कैसे, तो आंसर है सर ये अभी आपने एक रो में लिखी है, इसी इंफॉर्मेशन को एक कॉलम में भी किया जा सकता है, ए, ई, आई, ओ, यू, दिस। ये मान लीजिए हमने कोई मैट्रिक्स बना दी, बी मैट्रिक्स,
ठीक है, अभी तक के डिस्कशन से क्या बात समझ आई? अभी तक के डिस्कशन से सिर्फ दो बातें। एक तो मैट्रिसेस बहुत जो है मैथमेटिक्स का एक इम्पोर्टेंट टूल है, ठीक है, तो इसको पढ़ना मस्ट है, जरूरी है। दूसरी बात ये, मैट्रिसेस क्या होती हैं? तो आंसर है मैट्रिसेस के को हम लोग यूज करते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, यहां तक बात आ गई समझ में? अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। What do you mean by matrices? A matrix is an ordered rectangular array of numbers or function. यानी कि मैं कह रहा हूं इस रेक्टेंगुलर एरे के अंदर कोई नंबर भी हो सकता है, कोई फंक्शन भी लिखा हो सकता है। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी लिखा हो सकता है। जैसे ये देखिए 2 प्लस आयोटा लिखा हुआ है, ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, ठीक है। रियल नंबर्स हो सकते हैं, रैशनल इरेशनल नंबर कुछ भी हो सकते हैं, तो वहां पर कुछ नंबर्स या कोई भी फंक्शंस कुछ भी लिखा हो सकता है। पहली बात तो ये ध्यान रखना, ठीक है। द नंबर और फंक्शन आर कॉल्ड एलिमेंट्स और द एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। ये सब कुछ इंडिविजुअल एंट्रीज हैं, या मैं कहूंगा ये इन मैट्रिसेस के क्या हैं? एलिमेंट्स हैं। क्लियर हो गई बात, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है। वी डिनोट मैट्रिसेस बाय कैपिटल लेटर, वो मैं बता चुका आपको। तो ये मैट्रिक्स की डेफिनेशन हो गई। तो मैट्रिक्स चैप्टर वैसे तो क्लास 12 में बहुत आसान वाला चैप्टर है, कैलकुलेशन हो सकता है थोड़ी सी ज्यादा होती हो, बहुत आसान है। लेकिन अगर कोई पूछता है मैट्रिक्स होता क्या है, तो वो तो आपको पता होना चाहिए ना। तो मैट्रिक्स को हम लोग क्या करते हैं? किसी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और बाद में बहुत सारी एप्लीकेशंस आएंगी इसकी। ओके, अब इसके बाद बात करते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स की। A matrix having m rows and n column is called a matrix of order m into n. देखो थोड़ी सी दो तीन बातें हैं जो ध्यान से समझेंगे। जैसे सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक मैट्रिक्स लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6। ध्यान से समझने वाली बात यह है कि ये जो मैट्रिक्स लिखी हुई है, इस मैट्रिक्स में कुछ रोज हैं और कुछ कॉलम्स हैं। अब इसमें रोज जो है वो रोज जब भी आप देखते हो तो हॉरिजॉन्टली देखते हो, और कॉलम जब देखते हो तो वर्टिकली देखते हो। क्लियर? तो अगर मैं हॉरिजॉन्टली देखूं तो यहां पर मेरे पास हॉरिजॉन्टली देखने के लिए तीन चीजें हैं, 1 2 3, ठीक है। तो ये मेरे लिए रो है, ये भी मेरे लिए रो है, और ये भी रो है। तो इनका मैंने नाम रख दिया रो 1, रो 2, रो 3। कितनी रो है? 3। इनका मैंने नाम रख दिया कॉलम 1 और इनका नाम रख दिया कॉलम 2। तो ये बहुत ही क्लियर हो गया कि मेरे पास 3 रो हैं और 2 कॉलम हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये जो 3 रो हैं इसको मैंने ऐसे लिखा, बल्कि मैं इसको यहां लिखता हूं, ऐसे लिखा। ये क्या दिखा रहा है? 3 नंबर ऑफ रोज, और फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाया, ठीक है। और फिर मैंने लिखे कॉलम। कॉलम यहां पर कितने हैं? 2। तो ये जो मैंने लिखा है ना, इसको ऐसे पढ़ोगे 3/2। क्या पढ़ोगे? 3/2। ये हम कहेंगे ये 3/2 की मैट्रिक्स है, ये 3/2 की मैट्रिक्स है। क्या मतलब है इस बात का? कि हम कहेंगे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3/2। ये बात हमेशा याद रखेंगे, ऑलवेज, हमेशा पहले किसको लिखा जाएगा? रो को। ऑलवेज बाद में किसको लिखा जाएगा? कॉलम को। अगर किसी बच्चे ने कॉलम पहले लिख दिए, रो बाद में लिख दिए, गलत हो गया, ठीक है। तो ऑर्डर क्या होता है? तो आंसर है, ऑर्डर को ऐसे लिखा जाता है, रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम, और इसको पढ़ा जाता है ऐसे। कोई ऑर्डर जो होता है किसी मैट्रिक्स का, वो क्या होता है? रो बाय कॉलम। क्लियर बात? कोई दिक्कत नहीं। एक मैं मैट्रिक्स बोर्ड पर लिख रहा हूं, आप लोग बताना कि उसका ऑर्डर क्या है। 4 5 6 बताइए। 2/3। तो पहले आपने मुझे रो का आंसर दिया, क्योंकि सर 2 रो हैं, R1 और R2, और कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, 3 कॉलम है, इसलिए आपने 3 कहा। तो ऑर्डर हो गया 2/3। कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहां तक बात? ठीक है। तो ऑर्डर लिखना, ऑर्डर देखना आ गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है, कोई भी एलिमेंट हमारे पास अगर लिखा हुआ है किसी भी मैट्रिक्स में, इज एन एलिमेंट लाइंग इन द ith रो एंड jth कॉलम। क्या मतलब है सर इस बात का? इस बात का मतलब यह है
कि देखो ये रो 1 2 3, ये कॉलम 1 कॉलम 2। अब मैंने मान लो ये पूछा कि ये बताना 4 कहां लिखा है, ठीक है, तो आप कहोगे सर ये लिखा हुआ है सेकंड रो में और सेकंड कॉलम में, तो आप इसका नाम ऐसे दोगे, ये लिखा हुआ है सेकंड रो में सेकंड कॉलम में, ठीक है। फिर से मान लो मैंने किसी बच्चे से पूछा ये बताना ये 5 कहां लिखा हुआ है मैट्रिक्स में, तो आप कहोगे कि पहले हमेशा रो की बातें होंगी, ध्यान रखना, आप कहोगे कि ये कहां लिखा हुआ है, थर्ड रो में, कहां पर, फर्स्ट कॉलम में। समझ आ रही बात आपको? तो ये A31 हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से मैं कहता हूं कोई भी एलिमेंट हो वो इस फॉर्म में होगा, वहां पर आई जे, किस फॉर्म में होगा, आई जे। आई यहां पर किसको दिखाता है कि वो कौन सी वाली रो में है, ठीक है, और जे किसको दिखाता है कि वो कौन से कॉलम में है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? तो ये यहां पर आई क्या दिखाता है, आयत रो, ठीक है, और ये जे किसको दिखाता है, जेथ कॉलम, ठीक है। अब इसका उल्टा पूछ रहा हूं बताइए इस वाली मैट्रिक्स के अंदर, इस वाली मैट्रिक्स के अंदर A32 का आंसर बताओ क्या है, A32। तो A32 का मतलब मुझे क्या ढूंढना है, तो आंसर मैं थर्ड वाली रो पर जाऊंगा और सेकंड वाले कॉलम में जाऊंगा। थर्ड वाली रो पर आ गया और सेकंड वाले कॉलम में, क्या मिला आंसर, 6। सिंपल है ना, आसान, बिल्कुल आसान लग रहा है, ठीक है। मैट्रिक्स वाला चैप्टर आसान है, बट कैलकुलेशंस आपको बहुत करनी पड़ेंगी, प्लस माइनस आपको बहुत करना पड़ेगा, बस वही ध्यान से करना है, ठीक है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन एन m by n मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू mn। क्या मतलब है इस बात का, किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है उसका यूज क्या है, तो आंसर है किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर का यूज ये है कि हम ये बता सकते हैं कि उस मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट रहे होंगे। क्या मतलब है इस बात का, देखो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3/2, तो इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने रहे होंगे, 6। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने रहे होंगे, तो आंसर ऑर्डर है 3/2, उनका एक्चुअल में मल्टीप्लाई करा दो तो कितने एलिमेंट आ जाएंगे, 6, ठीक है। ऑर्डर का यूज समझ गए, क्लियर। अब ये तो आपको समझ में आ गया, लेकिन इससे उल्टा क्वेश्चन, हर चीज का उल्टा क्वेश्चन बनेगा। जैसे अगर आपको एलिमेंट ढूंढना आ गया इस ऑर्डर से, तो आपको इस ऑर्डर से एलिमेंट निकालना पड़ेगा, या एलिमेंट पूछ लेगा तो वो आपको ऑर्डर देना पड़ेगा, तो हमेशा उल्टा क्वेश्चन जरूर बनता है। क्या मतलब है इस बात का, इसको ध्यान से सुनो। अभी आपने कहा कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हैं तो वो इक्वल होता है जो ऑर्डर है उनका एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन के, करेक्ट। अब मैं उल्टा कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि किसी भी मैट्रिक्स के पास 6 एलिमेंट हैं, तो बताओ उसका ऑर्डर क्या रहा होगा। अभी आपने फिर से सुनो, आपने कहा 3 × 2 कराया, आंसर कितना आया, 6, तो आपने कह दिया 6 एलिमेंट है। अब मैं उल्टा कह रहा हूं, किसी मैट्रिक्स के पास 6 एलिमेंट है, बताओ उसका ऑर्डर क्या रहा होगा, तो आंसर है कि वो 3/2 हो सकता है, क्योंकि इसका आंसर 6 हो सकता है, करेक्ट, या हो सकता है 2/3 रहा हो, ये भी तो हो सकता है, या 1 × 6 रहा हो, हाँ, या 6 × 1 रहा हो। और कोई पॉसिबिलिटी दिख रही है? हमें इतना तो पता ही है कि एक्चुअल में मल्टीप्लाई कराकर आंसर 6 आया होगा, तो ऑर्डर से तो नंबर ऑफ एलिमेंट चेंज नहीं होंगे, वो तो फिक्स रहेंगे, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट से जो ऑर्डर है वो डिफरेंट हो सकते हैं, उनकी पॉसिबिलिटी बहुत सारी हो सकती है। तो 6 से ये पॉसिबल ऑर्डर बन जाएंगे, इसीलिए हम इनको ऑर्डर ना कहकर क्या कहेंगे, पॉसिबल ऑर्डर। ये ध्यान रखना, क्लियर है बात आपको। तो आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट बता देगा और आपको ऑर्डर लिखने होंगे, ठीक है। ये वाला, ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गए। ऑर्डर किसे कहते हैं ये पता चल गया, रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम को क्या कहते हैं, ऑर्डर। और जो भी एलिमेंट होता है वो इस फॉर्म में होता है, A I J। बताओ आई किसको रिप्रेजेंट करता है, रो को, जे कॉलम को। तीसरी वाली बात क्लियर हो गई कि जो ऑर्डर होता है उसका एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन करा दो तो कौन निकल कर आ जाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकल कर आ जाते हैं, ठीक है। ये बात भी क्लियर हो गई। अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट,
रिप्रेजेंट एनी पॉइंट एक्स वाई इन अ प्लेन गिवन बाय अ मैट्रिक्स एक्स वाई। क्या मतलब है सर? मान लो आपके पास एक क्वेश्चन आया कि एक कोई पॉइंट है, एग्जाम्पल के लिए मैं कहता हूं दिस इज अ कार्टेशियन प्लेन, दिस इज ओरिजिन एंड दिस इज पॉइंट 4, 5, दिस इज पॉइंट ए। इस पॉइंट ए को रिप्रेजेंट करके दिखाओ मैट्रिक्स की फॉर्म में, ठीक है? तो पॉइंट ए को रिप्रेजेंट करने का तरीका सुन लो आप ध्यान से। कैसे रिप्रेजेंट करोगे? पॉइंट ए को ए से ही आप इसको डिनोट कर दोगे और फिर क्या करोगे? तो आंसर है कि यहां पर जो दोनों नंबर हैं, जो भी हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं, उन कोऑर्डिनेट्स को सेपरेट एंट्री बना दोगे, ठीक है? तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे? 4 और 5, या तो ऐसे या हम चाहें तो इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 4 और 5। ये जो ऑर्डर है बताओ कितना ऑर्डर है? तो आंसर सर पहले हमेशा रो बताते हैं। रो कितनी देखने को मिली? 1। कॉलम कितने देखने को मिले? 2। ठीक है, सिमिलरली क्लियरली ये ऑर्डर बताओ। 2/1। ये समझ आया आपको? ठीक है, सबको क्लियर है? तो किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना आ गया। अब मैं आपसे दूसरी चीज कह रहा हूं, मैं कहता हूं चलो मैं एक ट्रायंगल की वर्टिसेस दे रहा हूं आपको, ध्यान से देखना बच्चों। ये एक ट्रायंगल है ABC, इसकी वर्टिसेस हैं, एग्जांपल के लिए कहता हूं -1 2 3, 2 2, 3। ठीक है, इन वर्टिसेस को क्यों आप ये जो वर्टिसेस की जो मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी है, इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करके दिखाओ। ठीक है, मैंने आपको ये बोला, तो आप तो ये तो समझ ही गए हो कि मैट्रिक्स क्या होता है। कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, सिंपल ही है। तो इन वर्टिसेस को आप ऐसे दिखा सकते हो। क्या करोगे बोलो? -1 2 ऐसे, करेक्ट। दूसरा बोलो 3 2, और ये क्या 2 3। इसमें ऑर्डर अगर मैं आपसे पूछूं तो बताओ क्या है? 3/2। ये 3/2 का ऑर्डर हो गया। और कोई तरीका है रिप्रेजेंट करने का? यस, हाँ कर सकते हैं। कैसे? तो आंसर हम इसको ऐसे कर सकते हैं, -1 2 और 3 2 और 2 3। ये इसका ऑर्डर कितना बना? 2/3 का। तो ये जो इंफॉर्मेशन है ना, ये देखो क्या दिखा रहा है, ये वर्टिसेस ए के कोऑर्डिनेट है, ये वर्टिसेस बी के, ये वर्टिसेस सी के। इसमें भी दिखा रहा है, ये वर्टिसेस ए के हैं, ये बी के और ये सी के कोऑर्डिनेट है। सिंपल है, क्लियर बात? तो हम पॉइंट को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक ट्रायंगल के 2 पॉइंट को भी कर सकते हैं, 3 को भी कर सकते हैं। अगर एक रेक्टेंगल के वर्टिसेस दे दूं तो तब भी कर लोगे, जैसे ये किए हैं। सिमिलरली 4 होंगे उसमें, तो एक और आ जाएगा यहां पर, या एक और आ जाएगा यहां पर। ठीक है, क्लियर बात आपको? तो आप किसी भी पॉइंट को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर मान लो कोई क्वाड्रिलेटरल दे देता है आपको, तो उस क्वाड्रिलेटरल को भी रिप्रेजेंट कर दोगे, इस तरह से कर लोगे। ठीक है, तो ये ऑर्डर के बारे में हो गया। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। ओके, अब कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, उनको हम लोग देखेंगे। अभी तक के डिस्कशन से ये बात तो क्लियर हो गई कि मैट्रिक्स में हम क्या कर सकते हैं, किसी भी गिवन इंफॉर्मेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने बोर्ड पर एक इंफॉर्मेशन गिवन है, पढ़ो इसको ध्यान से। कंसीडर द फॉलोइंग, क्या लिखा हुआ है बोलो? ये क्या लिखा है? ये एक इंफॉर्मेशन गिवन है। उस इंफॉर्मेशन में हमें क्या क्या गिवन है? नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन वर्कर, मैन एंड वुमेन वर्कर गिवन है। कहां कहां पर? तो आंसर है 3 फैक्ट्री की बात हो रही है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फैक्ट्री। ओके, इसको आपको क्या करना है? रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ 3/2 मैट्रिक्स। ये 3/2 मैट्रिक्स क्या दिखा रहा है? तो आंसर है आपको सिलेक्ट करने हैं वहां पर 3 क्या रोज और 2 क्या कॉलम। ठीक है, ओके कर देंगे, करते हैं। चलिए, इसका पहले तो हम कुछ भी नाम दे देते हैं। आप मान लो कोई भी नाम दे सकते हो, ए नाम दे दिया मान लो हमने इसका। ठीक है, रो कितनी लेनी है? 3 लेनी है। तो रो 3 है क्या? ऑफ कोर्स पहले से ही रो 3 है, तो सिंपली इनकी बस एंट्री कर दो, 30 25 एंड 27। वुमेन वर्कर 25 31 26।
ये रिप्रेजेंट हो गया, बहुत आसान है, समझ में आ रहा है सबको कैसे करना है? ओके, ये तो ठीक है। अब वो कह रहा है व्हाट डज द एंट्री इन द थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, यानी कि वो इसमें वो ये पूछ रहा है कि थर्ड वाली रो में और सेकंड वाले कॉलम में बताइए कौन सी एंट्री है या कौन सा एलिमेंट है। तो थर्ड रो ये है और सेकंड कॉलम ये है, तो क्या मिला हमें 26, ये इसका आंसर आ जाएगा। आसान है ये, तो कर लोगे, हो जाएगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो ये कह रहा है इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, 8, ठीक है। हम जानते हैं कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं किसके, ऑर्डर के, एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन के, या मैं कहूं m इंटू एन के, अगर ऑर्डर m और n है। करेक्ट, सही बात है। अब ये m और n की जो वैल्यू है अगर इन्हें एक्चुअल में मल्टीप्लाई कराएं तो आंसर क्या आना चाहिए बताओ, 8 आना चाहिए। करेक्ट, तो m और n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, यानी हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका सबका मल्टीप्लाई कराकर 8 आना चाहिए। करेक्ट, तो वो पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या होंगे, पॉसिबल ऑर्डर्स बोलिए, 2/4, अगर 2/4 हो गया तो 4/2 तो होगा ही होगा, है ना, दूसरा तो अपने आप मिल जाता है, और 1/8, और बोलिए 8/1, और बोलिए, और बन रहा है कोई, हमें क्या लाना है 8, तो बस हमें ऐसे नंबर मल्टीप्लाई करा कर देने हैं जिनसे 8 आ जाए, तो 2/4 बन जाएगा, 4/2, 1/8 और 8/1, इसके अलावा कोई और नहीं बन रहा। तो दीज आर द 4 पॉसिबल ऑर्डर्स, इनमें से कोई भी ऑर्डर हो सकता है वो मैट्रिक्स का जिसमें 8 एलिमेंट हो। ठीक है, क्लियर, आसान है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, कंस्ट्रक्ट अ 3/2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय दिस। अब उसने उल्टा कर दिया, अभी तक तो उसने नंबर ऑफ एलिमेंट बता दिए, ठीक है, उससे ऑर्डर लिखना आ गया। अगर वो क्वेश्चन में आपको ऑर्डर भी दे दे और उसके जो एलिमेंट है उनका जनरल टर्म भी दे दे, ये जो लिखा हुआ है बोर्ड पर ये क्या कहलाता है, जनरल टर्म है, यानी कि सारी एंट्री यहाँ पर आई और जे की वैल्यू रखकर हमें जो एंट्रीज है वो मिल जाएंगी। मतलब देखो हमारे पास जो जनरल टर्म है वो क्या है, ए आई जे इज गिवन बाय 1/2 i माइनस 3j, ऐसे है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है। अब 3/2 ऑर्डर की जब मैट्रिक्स होगी वो कैसी दिखती होगी, तो आंसर उसमें 3 रो होंगी और 2 कॉलम होंगे। जो पहली वाली रो होगी, पहले तो मैं यहां पर ऐसे लिखता हूं, देखिए ध्यान से देखना, ऐसे ये 3 रो बन गई और 2 कॉलम बन गए, ठीक है। अच्छा, ये वाली मेरी रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है। तो अगर मुझे इसका नाम रखना होगा तो क्या रखूंगा, बोलो, रो 1 कॉलम 1। इसका नाम क्या रखोगे, रो 1 कॉलम 2। ये रो 1 सॉरी रो 2 कॉलम 1, इसका नाम रो 2 कॉलम 2। करेक्ट, इसका नाम रो 3 कॉलम 1, रो 3 कॉलम 2। तो ये तो मैंने अभी आपको एक बार करके दिखा दिया, और आगे से आप याद कर लो, ये ऐसे चलता है, A11 A12 A13 A14 ऐसे चलेगा। सिमिलरली A21 A22 A31 A32, यानी कि मुझे यही तो बनाना है, 3/2 की मैट्रिक्स ही तो बनानी है, तो यानी कि मुझे इतने सारे एलिमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए मैंने बोर्ड पर ये लिखे हैं। करेक्ट, अब देखो आप किस किस की जरूरत पड़ने वाली है, A11 की, A11 ध्यान दीजिए, A11 का क्या मतलब है, A11 का मतलब है I की वैल्यू 1 J की वैल्यू 1, यहां पुट करनी है, 1 माइनस 3 इंटू 1। ठीक है, अब ये मोड के अंदर से, अब जब मॉडुलस के अंदर होगा तो आंसर पॉजिटिव ही रहेगा, तो -3 और 1 कितना आएगा, -2, -2 बाहर आएगा तो प्लस का 2, और 2/2 करोगे तो आंसर कितना। ठीक है, ये कैलकुलेशन तो आप डायरेक्टली कर ही सकते हो। इसके बाद और किसकी जरूरत पड़ेगी, 1 2 की। ठीक है, यानी I की वैल्यू 1 रखनी है, J की वैल्यू 2 रखनी है, रखिए, I की वैल्यू 1 रख दी, 3 इंटू J की वैल्यू 2 रख दी,
3 इंटू टू 6, 6 में से 1 माइनस करोगे -5, -5 मोड से बाहर आया होगा तो प्लस का 5 और अपॉन में क्या 2। आसान है ये तो। अच्छा, और किसकी जरूरत पड़ेगी? A21 की। ठीक है, करिए 1/2 ऐसे ही। ठीक है, 2 i की वैल्यू 2 रखी जाएगी, j की 1, तो i की वैल्यू 2 रख रहा हूं, j की वैल्यू 1 रख रहा हूं। बताइए आंसर कितना? माइनस का 1 आएगा, ये मोड से बाहर आया प्लस का 1 और अपॉन में 2 चल रहा है, तो आंसर 1/2। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट और किसकी जरूरत पड़ेगी? A22 की। तो इसका मतलब i की वैल्यू 2, j की वैल्यू 2 रखेंगे यहां पर 1/2, i की वैल्यू 2, j की वैल्यू 2। 3 2 जा 6, 6 में से 2 गया 4 बचेगा, माइनस का बचेगा, वो प्लस बाहर आ जाएगा, तो 4 को 2 से डिवाइड करा देंगे तो आंसर कितना? 2। इसके बाद नेक्स्ट बोलिए किसकी जरूरत पड़ेगी? 3 1 की। ये हाँ, इसको करते हैं 1/2, i की वैल्यू 3 और j की वैल्यू 1 पुट करनी है, तो i की वैल्यू 3 रख दी और j की वैल्यू 1। हाँ, 3 - 3 कितना? 0, 0/2 0। आसान है ये तो। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें किसकी जरूरत पड़ेगी बोलो? 3 2 की। ठीक है, यहां लिख देता हूं A32 1/2, 3 - 3 इंटू 2 कितना? 3/2। ठीक है, ये अब आपने मुझे ये सारे एलिमेंट निकाल कर दे दिए जिन जिनकी हमें जरूरत पड़ने वाली है, करेक्ट? अब मुझे क्या करना है? बस इसमें वैल्यू पुट करनी है। सो द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इज क्या क्या? 1, A12 कितना है? 5/2। ठीक है, A21 कितना है? 1/2, A22 2, नेक्स्ट A31 0 और A32 3/2। ये आपने मुझे एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करके दिखा दी। इसका कोई भी नाम रख सकते हैं, अगर क्वेश्चन में दिया हो तो वही नाम रख देंगे, और अगर ना दिया हो तो फिर हम इसको अपनी तरफ से कोई भी नाम दे सकते हैं। तो अभी मैं फिलहाल मान लो इसका नाम रख देता हूं A मैट्रिक्स। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। तो आपके पास क्वेश्चन किस तरह से आएगा? तो आंसर है कि हमारे पास जनरल टर्म गिवन होगा, उस जनरल टर्म में हमें ऑर्डर भी बता देगा किस ऑर्डर की मैट्रिक्स चाहिए। तो हमेशा पहले ये जनरल एक मैट्रिक्स लिख लिया करो। उससे क्या फायदा होता है? उससे ये फायदा होता है कि हमें ये पता चल जाता है कि कौन कौन से टर्म की जरूरत है। ठीक है, ये बहुत सामने बहुत क्लियर लिखे होते हैं। फिर उसके बाद बस आई और जे की वैल्यू उस जनरल टर्म में पुट करते जाओ और आपके पास आंसर आ जाएंगे। लास्ट में जाकर उनकी वैल्यू पुट कर दो, ये रिक्वायर्ड मैट्रिक्स मिल जाएगी। ठीक है, तो आपने 2 या 3 तरह के क्वेश्चन देख लिए। एक बार फिर से ध्यान दीजिए। पहला तो ये कि अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन गिवन हो, ठीक है, तो उससे आप मैट्रिक्स लिख सकते हो बड़े आसानी से। शर्त ये है कि क्या पता होना चाहिए? ऑर्डर। बिना ऑर्डर के अगर आप मान लो उसने ऑर्डर नहीं दिया और उसने सिर्फ ये इंफॉर्मेशन दी, ठीक है, तब आप उस केस में जितने भी पॉसिबल ऑर्डर हैं वो सारे लिख कर आने पड़ेंगे आपको। सिर्फ एक लिखोगे तो बात नहीं बनेगी, ध्यान रखना है इस बात को। ठीक है, अगर ऑर्डर दे दिया तो हमारा पर्टिकुलर आंसर आएगा, और अगर वो नहीं देता मान लो सर इसमें, तब तो हम जितने भी पॉसिबल इसकी इंफॉर्मेशन हो सकती थी, जितनी पॉसिबल मैट्रिक्स, वो सारी लिख कर आते हैं। हमें कैसे पता चलता है कि कितने पॉसिबल ऑर्डर होंगे? तो आंसर है नंबर ऑफ एलिमेंट तो पता ही है, 1 2 3 4 5 6। करेक्ट, 6 एलिमेंट ही तो लिखने हैं, तो उनको हम लिखते हैं। करेक्ट। सिमिलरली फिर इसके बाद अगर नंबर ऑफ एलिमेंट पता हो तो पॉसिबल ऑर्डर लिख सकते हैं। अगर ऑर्डर पता होता सर तो मान लो मैं कहता हूं एक मैट्रिक्स है 4 × 1 की, बताइए उस मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे? 4 × 1 करा दिया। ठीक है, या उसका उल्टा भी वाइस वर्सा चलेगा। एंड सिमिलरली फिर ये आपको एक जनरल टर्म दे देगा और एक मैट्रिक्स कंटेस्ट करने को बोलेगा। ठीक है, इसी पर बेस्ड है हमारे पास जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3.1। बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने जितना पढ़ लिया उस पर बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं 1 बाय 1। ध्यान दीजिए, इन द मैट्रिक्स ए आपको एक मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, इस मैट्रिक्स का आपको ऑर्डर लिखकर दिखाना है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं ये बताने हैं, और कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट वो जानना चाहता है उनकी वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे किसकी? ऑर्डर की।
ठीक है, किसकी बात करेंगे? ऑर्डर की। ऑर्डर हम जानते हैं, ऑर्डर जो होते हैं वो रो पहले लिखी जाती है, कॉलम बाद में। तो 1 2 3, 3 रो हैं, करेक्ट। अब कॉलम गिन लो, 1 2 3 4, 4 कॉलम है। सो द ऑर्डर इज 3/4। कोई डाउट है क्या? ये तो बहुत आसान है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट की बात करें, सेकंड पार्ट में उसने बोला है आपको बताना है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स का हम लोग पढ़कर आए हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होते हैं m इंटू एन के, यानी कि 3 इंटू 4 के होंगे। इस केस में आंसर कितना आ जाएगा? जो ऑर्डर है उसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम का एक्चुअल में मल्टीप्लाई करा दो तो नंबर ऑफ एलिमेंट मिल जाते हैं। समझ आ रही है बात आपको? ठीक। अब इसके बाद बात करते हैं जो पर्टिकुलर एलिमेंट जानना चाहता है उनकी वैल्यू लिख देंगे। जैसे कि उसने कहा कि बताओ फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में क्या लिखा है। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में, फर्स्ट रो ये वाली है और थर्ड कॉलम ये वाला है। तो क्या लिखा हुआ है वहां पर? 19/5। नहीं सॉरी 19 है सिर्फ वहां पर, ये 5/2 है एंट्री, है ना? ठीक, ये ठीक लिखा है मैंने। तो थर्ड रो सॉरी फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम क्या मिला हमें? 19। अच्छा, नेक्स्ट हमसे क्या पूछा हुआ है? A21। A21 का क्या मतलब है? सेकंड रो में जाओ और फर्स्ट कॉलम में चेक करो क्या लिखा है। सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में क्या लिखा हुआ है? 35। आसान है। इसके बाद नेक्स्ट क्या पूछा हुआ है? 33। क्या मतलब बोलो ये 33 का? थर्ड रो में थर्ड कॉलम पर जाना है। थर्ड रो में आ गया मैं और थर्ड कॉलम में क्या लिखा है? -5। ये तो बहुत आसान है। इसके बाद नेक्स्ट A24 बताइए क्या मतलब है 24 का? सेकंड रो में जाना है और फोर्थ कॉलम में। सेकंड रो में जाना है फोर्थ कॉलम में, कितना है? 12। बहुत आसान है ये तो। इसके बाद नेक्स्ट A23 बताइए, सेकंड रो में और थर्ड कॉलम में कितना लिखा है? 5/2। इससे ज्यादा आसान और क्या हो सकता है? क्लास 12th का मैथ्स पढ़ रहे हो आप और बस छोटे छोटे बच्चों की तरह चीजों को ढूंढना है बस उसमें से देख के, है ना? इससे ज्यादा आसान कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये फ्री वाले मार्क्स मिलते हैं क्लास 12th में इस चैप्टर में, लेकिन ये अभी शुरुआत है बस, ठीक है। आगे जाकर चैप्टर तो आसान रहेगा लेकिन ध्यान रखना प्लस माइनस बहुत सारा आएगा, तो बहुत केयरफुली करना पड़ता है इस चैप्टर को। ये एक आसान वाला क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद नेक्स्ट आइए, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। ओके, हमें गिवन है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने? 24, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में भी स्टेप्स लिखने में कोई कंजूसी नहीं करनी है, आप प्रॉपर लिख कर आइए। मैथ्स का पेपर है, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी, मतलब प्रॉपर सब कुछ लिख कर आओ, ठीक है। सबसे पहले तो ये लिखो क्या गिवन है हमें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। फिर इसके बाद हमें पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होते हैं किसके? m/n के, और m/n शुड बी इक्वल्स टू व्हाट? 24। सो द पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं प्यारे बच्चों, बोलो। 24 लाना है, 12/2, ठीक है। 2/12, 12/2, ये दो तो बता ही दिया आपने, और 3/8, करेक्ट। 3/8, 8/3 भी आ गया। फिर चलो 4/6, ठीक है। 4/6 और 6/4, 1/24 और 24/1, और तो कोई नहीं भूल रहा मैं, ठीक लिख दिया मैंने ये। तो ये पॉसिबल ऑर्डर हो गए, ठीक है। ये तो बहुत छोटे बच्चों वाली बात है, हमें बस ऐसे सारे नंबर ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लाई करके क्या आ जाता हो? 24। ये तो आसान है, ठीक है। कर लोगे ऐसा क्वेश्चन आ गया तो। व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट। चलो इसको दो पार्ट में बना देते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें वो कह रहा है कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 13 हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स
वो कह रहा है अगर 13 हो तब कैसे करोगे? तो आंसर है उस केस में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, हम जानते हैं कि वो m मल्टीप्लाई बाय n के इक्वल होते हैं, और m मल्टीप्लाई n के सारे आंसर किसके इक्वल आने चाहिए इस केस में? 13 के। तो जो ऑल पॉसिबल ऑर्डर बनेंगे वो क्या बनेंगे? पॉसिबल ऑर्डर्स। बोलिए। 1/13, 13/1। और कोई दो नंबर का मल्टीप्लाई 13 आ सकता है क्या? तो आंसर है नो, क्योंकि 13 एक प्राइम नंबर है ना? तो यही पॉसिबल ऑर्डर बनेंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, 1 मार्क्स पर पूछ लिए जाते हैं। तो आप ये मत समझना कि ये बस शुरुआत है तो ये क्वेश्चन कभी एग्जाम में नहीं आएंगे, नहीं, आ सकते हैं, ध्यान रखना है इनका, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, if a matrix has 18 elements what are the possible order it can have? What if it has 5 elements? ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन है बिल्कुल। पहला फर्स्ट पार्ट में क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने गिवन है बोलो? 18। बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होते हैं m मल्टीप्लाई बाय n, यानी कि रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम। और जब उनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो उसमें हमें गिवन है पहले से कि वो किसके इक्वल आना चाहिए? 18 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। अब इसको पॉसिबल ऑर्डर अगर हम देखें तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या रहे होंगे बोलो? 2 इंटू 9, 2 इंटू 9 करेक्ट। 2 इंटू 9 ये होगा, और बोलिए 9 इंटू 2 हो गया, दो तो हो गए, और हाँ 6/3 और 3/6। 18 जिनका आंसर आता हो वो सारे बता दो। 1 इंटू 18 बोलो, 1 इंटू 18 हो गया, और 18 इंटू 1 हो गया, और कोई तो नहीं छूट रहा। 2 के हो गए, 3 के हो गए, और 6 का हो गया, 9 का हो गया, बस यही बन सकते हैं, ठीक है, ये बन जाएंगे। बस थोड़ा ध्यान से सोचना, समझना, आराम से, कभी जल्दबाजी ना करना इनमें, ठीक है। क्योंकि जितनी आसान चीज होती है उसमें गलती के चांस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि हम कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि हमने सब लिख दिए। ध्यान रखना, इसको बहुत केयरफुली देख लेना, एक बार रीचेक करना जरूर। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है? इफ इट हैज 5 एलिमेंट। तो फिर से लिखूंगा मैं वैसे ही, नंबर ऑफ एलिमेंट गिवन है कितने? 5। हम जानते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर कभी निकालने हो तो वो रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम के इक्वल होंगे, बट रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम कराकर क्वेश्चन में पहले से गिवन है 5 के इक्वल आना चाहिए। तो जो पॉसिबल ऑर्डर्स बनेंगे, पॉसिबल ऑर्डर्स वो क्या बनेंगे? 5 इंटू 1 और 1 इंटू 5, इससे ज्यादा बन ही नहीं सकते, क्योंकि 5 क्या है? एक प्राइम नंबर है, तो उसके दो पॉसिबल ऑर्डर ही बन सकते हैं बस, ठीक है। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3, ये भी आसान है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, हमने एक एग्जांपल किया ऐसा जिसमें हमें क्या करना था? मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना था। अब हम आप फिर से वैसा ये क्वेश्चन करेंगे जो कि एक्सरसाइज के अंदर है। वो कह रहा है कि आपको एक मैट्रिक्स बनानी है, ए मैट्रिक्स, ठीक है। वो कह रहा है उसमें जितने भी एलिमेंट होंगे वो आई जे के फॉर्म में होंगे, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब वो कह रहा है आप मैट्रिक्स बनाकर दो उसे, कितने की? 2/2। ऑर्डर पहले ही चेक कर लेना चाहिए, और ऑर्डर लिखते ही आपको हमेशा मैं ये कहता हूं कि एक जनरल मैट्रिक्स जरूर लिख लेनी चाहिए उसकी। मतलब 2/2 की मैट्रिक्स क्या रही होगी? A11 A12 A21 A22। आपको चाहे पहले से पता क्यों ना हो, लेकिन फिर भी लिख लो। क्यों? क्योंकि हमें यह पता रहता है कि हमें किस किस टर्म की जरूरत है, ठीक है। ओके, तो मैं एक पार्ट करता हूं, चलिए इसका। AIJ जो जनरल टर्म है वो ऐसे गिवन है, I + J का होल स्क्वायर अपॉन में क्या? 2, ठीक है। किसकी जरूरत पड़ेगी? A11 की, यानी कि I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1,
का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। कितना आएगा प्यारे बच्चों? देखो 2 का स्क्वायर कितना? 4, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2। और किसकी जरूरत पड़ेगी? A12 की। 1 2 का क्या मतलब है? I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 2। यहां पर वैल्यू पुट करो, 1 + 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। बताओ क्या आंसर आएगा? 1 + 2 3, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन में क्या 2, ये बन जाएगा। और किसकी जरूरत पड़ेगी? और हमें जरूरत पड़ेगी A12 की, सॉरी A21 की। A21 का क्या मतलब हुआ? सेकंड रो, सॉरी सेकंड मतलब आई की वैल्यू हमें क्या रखनी है? 2, और कॉलम की वैल्यू क्या रखनी है? 1। ठीक है, जे की वैल्यू 1 रखनी है, मुझे ऐसा कहना चाहिए। तो 2 + 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, आंसर इज। फिर नेक्स्ट और किसकी जरूरत पड़ेगी? A22। 2 + 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 16/2 8। आसान है। ये आपने यहां पर वैल्यू पुट करके ये सारी वैल्यूज निकाल ली। अब इसके बाद जो हमारा जो जनरल जो आपने एक मैट्रिक्स बनाई थी ए मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स में आप बस वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, तो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स बताओ क्या बनेगी? A11 की वैल्यू कितनी है? 2। A12 कितना है? 9/2। A21 कितना आया? 9/2। A22 कितना है? 8। ये करेक्ट, बहुत आसान है ये तो इस तरह से अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, यहाँ पर और भी आपको पार्ट दिए हुए हैं I और J, I + 2J, सिर्फ आपको क्या करना है, इसी बस ये निकाल कर रखने हैं A11 A12, तो वैल्यू पुट कर लोगे। कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? आसान है ना, कर लोगे खुद से। तो ये मैंने एक पार्ट कर दिया और ऐसा एक एग्जाम्पल भी किया था, तो ऐसा ये वाले बाकी के दोनों पार्ट आप बड़े आराम से कर लोगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ध्यान दीजिए। देखो प्यारे बच्चों, हमारे पास एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए आई है जिसका ऑर्डर है कितना? 3/4 का। ठीक है, अब ध्यान से समझना, ऑर्डर 3/4 का है, इसका मतलब नंबर ऑफ रोज 3 होनी चाहिए और नंबर ऑफ कॉलम 4 होने चाहिए। ठीक है, तो मैं यहां पर एक जनरल मैट्रिक्स पहले कंस्ट्रक्ट करके रख लेता हूं। 3 रो चाहिए, 4 कॉलम चाहिए। 4 कॉलम का मतलब मेरे पास हो गया A11, A12, A13, A14। देखो 4 कॉलम हो गए ना, और 3 रो चाहिए, तो इसका मतलब 2 1 भी जाएगा और ये कहां पर जाएगा? 3 1 पर भी जाएगा। ठीक है, तो इनको लिख लो, A22, A23, A24, और क्या आएगा बोलो? यहां पर A32, A33 और A34। ठीक है, आराम से लिखना, इसमें लिखने में कहीं जल्दबाजी में कुछ गलती ना हो जाए। ठीक है, ये और इनकी कैलकुलेशन भी बड़े ध्यान से करेंगे। ये तो हमें पता ही है अब इस क्वेश्चन में करना क्या है। इस क्वेश्चन में जो हमें जनरल एंट्री दे रखी है वो इस तरह से दे रखी है, 1/2 मोड ऑफ -3i + j। ये चेक कीजिए, ये ठीक लिखा मैंने, 1/2 -3i + j। अब आपको किस किस की जरूरत पड़ेगी? A11 की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, निकालिए। A11 का क्या मतलब है? A11 का मतलब है I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1, यहां पर पुट करो, 1 + 1, -3 + 1 -2, -2 मोड से बाहर आया, प्लस का 2, 2 से 2 को डिवाइड करा दिया, आंसर इज। आसान है कैलकुलेशन तो। इसके बाद नेक्स्ट और क्या चाहिए? A12 की जरूरत पड़ेगी, 1/2। 1/2 का क्या मतलब है? I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2। रखिए, I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2, -3 प्लस का 2, -1, -1 मोड से बाहर आएगा तो +1, और अपॉन में क्या चल रहा है? 2। नेक्स्ट और किसकी जरूरत पड़ेगी? A13, 1/2 ऐसे ही, ठीक है, ओके, कराइए। I की वैल्यू 1 रखिए, J की वैल्यू 3, I की वैल्यू 1 रख रहा हूं और J की वैल्यू 3। ठीक है, ध्यान से देखना, मैं कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं। ठीक है, -3 + 3 कराओगे तो ये 0 हो गया, तो 0/2 0। ठीक है, और एक और निकालना है, A14, 1/2, I की वैल्यू 1 रखना है, J की वैल्यू 4 रखनी है। यहां पर -3 × 1 + 4, 4 - 3 1, अपॉन में क्या चल रहा है? 2।
ठीक है, तो हमने पहले वाले रो की सारी एंट्री कैलकुलेट कर ली। ओके, अब इसके बाद हम सेकंड वाली रो की कैलकुलेट करेंगे एंट्री। ठीक है, देखिए और किसकी जरूरत पड़ेगी, A21 की। ठीक है, निकालिए, कहां पर रखना है, यहां पर I की वैल्यू क्या रखोगे 2, J की वैल्यू 1, यहां पर पुट करना है। ठीक है, ध्यान से 1/2 माइनस 3 इंटू, बोलो क्या पुट करोगे 2 प्लस 1, बोलो आंसर कितना आएगा, प्लस का 5/2 है ना। ओके, नेक्स्ट बोलो A22 का क्या मतलब है, I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 2, पुट करो, बोलो कितना आएगा, माइनस का 3 इंटू 2 प्लस 2, कितना 2 है ना, -6 प्लस 2 -4, मोड से बाहर आया प्लस का 4 अपॉन 2 करोगे तो 2 आ जाएगा। नेक्स्ट बताइए 2 3 1/2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 3, कितना 3/2, करेक्ट। नेक्स्ट और जरूरत पड़ेगी 2 4 की, तो वो यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, थोड़ा सा जल्दी से करता हूँ, -3 इंटू 2 प्लस 4, ठीक है, -6 प्लस 4 कितना 2, माइनस का 2 और अब 2 बाहर आएगा तो 1 आंसर बन जाएगा। ठीक है, अच्छा ये आपने सेकंड रो की सारी एंट्री मुझे निकाल कर दे दी। अब इसके बाद मुझे 3 1 की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर, तो 1/2 माइनस 3 इंटू 3 प्लस 1, I की वैल्यू 3 और J की वैल्यू 1 पुट कर दी, बोलिए आंसर कितना आएगा 4 है ना, ये कितना बन जाएगा -8, बाहर आएगा प्लस का 8 अपॉन 2 4। नेक्स्ट बोलिए 1/2 ऐसे ही ठीक है, -3 इंटू 3 प्लस 2, कितना 9 में से 2 जाएगा, बोलो कितना आएगा 7, तो यानी प्लस का 7/2 बन गया होगा। ओके, नेक्स्ट A33 बोलिए 1/2 माइनस 3 इंटू 3 प्लस 3, बोलिए 3 आएगा। अच्छा नेक्स्ट A34 बताइए 1/2 माइनस 3 इंटू 4 सॉरी माइनस 3 इंटू 3 प्लस 4, कितना बनेगा 5/2। ये आपने सारी एंट्री निकाल कर दे दी। अब ये जितनी एंट्री आई हैं ये हम इनकी जो जनरल हमने मैट्रिक्स बनाई थी उसमें बस वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, वो हमारी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स बन जाएगी। क्या मैट्रिक्स बनेगी बोलिए, ये वाली जो है ये पहले वाले रो की एंट्री है, बोलिए क्या क्या है 1, ठीक है, नेक्स्ट वाले रो की एंट्री ये वाली है 1, नेक्स्ट थर्ड वाले की बोलिए 3 और 5/2, दिस इज द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना तो आपको आता ही है, बस इसमें क्या देख रहे हो कि प्लस माइनस का खेल है सारा, अगर वो आपने ठीक से करा लिया तो आपकी सारी एंट्री के आंसर ठीक आएंगे। तो जैसे मैंने बच्चों ये वाली जो मैट्रिक्स ये वाला जो फर्स्ट पार्ट किया है बिल्कुल सिमिलरली दूसरा वाला आसान है, ठीक है। 3/4 की मैट्रिक्स बनाना यानी कि 3 क्या लोगे रो और 4 कॉलम, ये बनेगा, ठीक है। और इन सब की आपको जरूरत पड़ेगी, ये जनरल टर्म है 2i - j, इसमें वैल्यू पुट करके आंसर आता जाएगा, ठीक है। तो फिर से हमने आज की क्लास में क्या क्या देखा, हमने ये समझा कि मैट्रिक्स चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो मैथमेटिक्स का एक इंपॉर्टेंट टूल है, सिर्फ मैथ्स फिजिक्स में ही नहीं और भी अदर फील्ड्स में उसका बहुत सारा यूज है, ठीक है। दूसरी बात हमने ये देख लिया कि जो मैट्रिक्स है उसका यूज किया जाता है किसी भी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, करेक्ट, और फिर फर्दर उससे हम जो यूजफुल इंफॉर्मेशन होते हैं उसको और निकालते हैं, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स का यूज है। फिर इसके बाद हमने देख लिया कि किसी भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है, एक रेक्टेंगुलर एरे बनाया जाता है और उसमें एंट्रीज की जाती हैं, उनको हम एंट्री या उसका एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। किसी भी रेक्टेंगुलर एरे या मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल लेटर्स का यूज किया जाता है, ओके। अब किसी भी मैट्रिक्स के अंदर कुछ रोज होती हैं कुछ कॉलम होते हैं, तो रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम को हम उस मैट्रिक्स का ऑर्डर कहते हैं। अगर रो और कॉलम का एक्चुअल मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो क्या निकल कर आ जाते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। और फिर से अगर हमें किसी मैट्रिक्स का जनरल एंट्री दे दी जाए, जैसे कि यहां पर ये इसे जनरल एंट्री कहेंगे,
तो हम वहां पर आई और जे की वैल्यू पुट कर करके हम रिक्वायर्ड जो भी एंट्री है वो निकाल लेंगे, और जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स वो बोलेगा उतने ऑर्डर की मैट्रिक्स हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग देखेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, उसमें आपको डिफरेंट टाइप की मैट्रिक्स पढ़ने को मिलेंगी, जैसे कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है ना, ये सब पढ़ेंगे। और फिर इक्वल मैट्रिक्स क्या होती हैं, और इक्वल मैट्रिक्स पर बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए जीएस क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड जेईई का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।